नमस्कार। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय संस्कृति के मूल आधार देखेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि सभ्यता से हमारा तात्पर्य क्या है। संस्कृति शब्द का प्रचार तो आजकल बहुत है, परंतु इसका अर्थ का बोध जनसाधारण को उस मात्रा में कम है। साधारणतः लोग इसका प्रयोग सभ्यता के अर्थ में करते हैं। संस्कृति और सभ्यता शब्द परस्पर इतने संबद्ध और संपुष्ट है कि इन दोनों का प्राय एक ही धर्म में व्यवहार होने लगता है। वास्तव में दोनों शब्द मानव व्यक्ति अथवा मानव समूह की उपलब्धियों की ओर संकेत करते हैं। पाश्चात्य विद्वान तो पुनर्जागरण के उपरांत उपलब्ध भौतिक उपलब्धियों को ही संस्कृति मान बैठे हैं और बहुत से पाश्चात्य विद्वान और विचारक संस्कृति और सभ्यता को पर्यायवाची शब्द के रूप में मानते हैं। जैसे कि प्रसिद्ध नर विज्ञानी टायलर के मत में सभ्यता और संस्कृति पर्यायवाची शब्द है। हास्कोविट्ज का विचार है कि सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पर्याय है। उनका कहना है कि संस्कृति के लिए एक शब्द है परंपरा, तो दूसरा शब्द है सभ्यता। प्रसिद्ध इतिहासकार टाइनबी ने भी संस्कृति शब्द के स्थान पर सभ्यता शब्द का ही प्रयोग किया है। बहुत से भारतीय विद्वान भी संस्कृति और सभ्यता को प्राय एक ही अर्थ में मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों शब्द प्राय मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। किंतु एक बार काशी में श्री पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयास से एक संस्कृति सम्मेलन आयोजित हुआ। उसमें एकत्रित विद्वानों ने संस्कृति और सभ्यता शब्दों पर विचार किया और निम्न निष्कर्ष निकाले। यह निष्कर्ष इस प्रकार है: सभ्यता और संस्कृति सर्वदा संबद्ध होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न है। संस्कृति अभ्यंतर है, सभ्यता बाह्य तत्व है। संस्कृति को अपनाने में देर लगती है, परंतु सभ्यता की तुरंत नकल की जा सकती है। यही कारण है कि सभ्यता शब्द आज संस्कृति शब्द से अधिक भिन्न होते हुए भी अधिक व्यापक हो गया है। सभ्यता शब्द सभ्य शब्द से बना है। इस सभ्य शब्द का अर्थ है सदस्य या सभासद। सभासद किसी सभा, समूह और समाज का होता है। इस प्रकार सभ्यता एक सामाजिक गुण है। आदमी के समाज में रहने के कारण ही सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। अतः साधारणतः हम किसी व्यक्ति की सभ्यता का अंदाज इसी बात से लगा लेते हैं कि उसका सभ्यता और समाज में उठना बैठना, वेशभूषा, आचार विचार, बोलना चलना कैसा है। उसके आचार विचार, उठने बैठने, बातचीत करने में शिष्टाचार झलकता है, वह व्यक्ति सभ्य है। इसके विपरीत जो इन बातों का पालन नहीं करता है उसे असभ्य माना जाता है। परंतु हमें यहाँ यह स्पष्ट समझ लेना होगा कि एक व्यक्ति को हमने सभ्य केवल उसके बाह्य आचरण से ही कहा है। उसके आंतरिक गुणों का परीक्षण हमने नहीं किया है, परंतु इसका ये आशय कदापि नहीं होना चाहिए कि उस सभ्य व्यक्ति में आंतरिक गुण है या नहीं। आंतरिक गुण हो सकते हैं पर होना अनिवार्य नहीं है। इसीलिए वाचस्पति गैरोला ने लिखा है कि संस्कृति और सभ्यता की मूल प्रकृति में तुलनात्मक दृष्टि से विश्लेषण किया जाए तो प्रतीत होता है कि संस्कृति का आधार सुविख्यात आचार्यों में से सभ्यता का मुख्य आधार विचारों में है। स्पष्ट है कि आचार से संस्कृति तथा विचार से सभ्यता का निर्माण हुआ है। मानव संभवतः एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज का सदस्य बनकर ही शिष्टाचार का प्रदर्शन कर स्वयं को शिष्ट और सभ्य कहलाता है। इससे स्पष्ट है कि सभ्यता का उदय समाज से ही हुआ है। किसी व्यक्ति, राष्ट्र अथवा जाति की सभ्यता का ज्ञान इनके रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, भाषा, साहित्य से ही किया जाता है। यही आचार्य शास्त्र कहलाता है। सभा में दक्ष पुरुष को ही सभ्य कहा जाता है। जैसा कहा गया है, सहपति सह सभा, अर्थात ये कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उच्च रीति रिवाज और रहन सहन, आचार विचार रखता है वही सभ्य है।
इति। नमस्कार।